हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे लाइफ की स्टोरी है, जिससे कि आपको आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है उसमें फ़ायदा होगा। मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आज हम स्टोरी सुनेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब मैं छोटा था बेसिकली, तो तब मुझे जो टॉयज़ होते हैं ना उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था, जैसे कि सभी लोगों को आता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे बस टॉयज़ के साथ मज़ा नहीं आता था। जो टॉयज़ होते हैं ना वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। उन मोटर्स जो होती है ना, उस मोटर्स के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। और मुझे हमेशा एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी रहती थी जब भी मैं कोई नया टॉयज़ देखता था कि यार ये किस तरीके से काम करता होगा, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती होगी, ये अगर मैं इसको चाबी दे रहा हूँ तो ये ऐसे इतने फास्ट किस तरीके से भाग रहा है, वो क्या चीज़ है जो इसको भगा रही है। तो ये सारे जो चीज़ें थी ना, ये मुझे बड़ी कूल लगती थी। तो मुझे याद है, मैं जब 11 साल का था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक रिमोट कंट्रोल कार बनाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा से कारों के साथ खेलता रहता था बचपन से ही, तो मुझे हमेशा से था यार कि मेरे को खुद की एक कार वेर बनानी है, वो था मेरा। तो मेरे पास में एक लड़का रहता था, उसके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट कंट्रोल कार्स होती थी। तो हम बेसिकली खेलते थे साथ में। और उसके पास एक ब्लू कलर की कार थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कूल लगती थी। लेकिन वो बंद हो गई थी, मैं वो चलती नहीं थी। तो फिर मैंने उससे एक दिन रिक्वेस्ट किया और मैंने कहा यार भाई देख, ये जो कार है ना ये वैसे भी बंद पड़ी हुई है, मुझे ये चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मेरे को ये चाहिए। तो वो बोला ठीक है लेके जा। तब मैंने उस कार को लिया, उसने दे भी दिया, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सेम ऐसी एक कार बनाऊंगा खुद के लिए। तो फिर मैंने उस कार को स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने देखा उसको, पहले खोला मैंने, और मैंने देखा कौन कौन किस टाइप की मोटर यूज़ हुई है उसके अंदर, उसका मैकेनिज़्म कैसा है, किस तरीके से उसके जो व्हील्स है वो किस तरीके से उसके मोटर के साथ जॉइंड है, जो स्टीयरिंग है वो किस तरीके से काम कर रही है, और जो रिमोट है उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। मतलब दो तरह की कार होती थी उस टाइम। एक तो होती थी जो कि वायर जो होता है ना वो जॉइंट होता था रिमोट से। मतलब आप ऐसा ऐसा रिमोट होगा, ऐसे वायर वायर निकला होगा और वो कार के साथ जॉइंट होगा, और फिर आप यहाँ से उस कार को चलाओगे, ठीक है। तो उस तरीके की वो कार चलती थी, वो एक टाइप की कार होती थी। दूसरी होती थी जो कि वायरलेस रिमोट होता था उसको, मतलब एक रेंज होती थी, उस रेंज के अंदर आप उस कार को कहीं भी भगा सकते थे विदाउट एनी वायर। तो वो बड़ा कूल लगता था मेरे को कि यार ये किस तरीके से हो रहा है, कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों चीज़ के बीच, लेकिन फिर भी हम इसे कंट्रोल कर पा रहे दूर से। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, और उस तरीके की कार मुझे खुद बनानी थी। तो मैंने उसको लिटरली 3-4 दिन तक अच्छे से स्टडी किया, उसका सारा मैकेनिज़्म समझा, और फिर मैंने मेरी कार ड्रॉ की। और फिर मैंने धीरे धीरे एक एक जो उसका एलिमेंट था ना वो मैंने लाइक मार्केट से लेके आया। और फिर मैंने कुछ 7 दिन के अंदर मेरा एक बेसिक सा मॉडल डिज़ाइन किया कार का। और फिर अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था जो मुझे सॉल्व करना था वो ये था कि यार अब ये जो रिमोट है ना वो कैसे बनाऊँ मैं, किस तरीके से ऐसा रिमोट बनाऊँ कि विदाउट एनी वायर वो चले। लेकिन उसका पहला स्टेप ये था कि मैं वायर के साथ बनाऊँ, क्योंकि अगर मैंने वायर के साथ कार को रन किया ना तो उसके बाद फिर मैं शायद वायरलेस के साथ भी रन कर पाऊँगा। फिर मैंने वायर के साथ वाली जो कार होती है रिमोट कंट्रोल वो बनाई। उसको बनाने में कुछ 4-5 दिन गए, ठीक है। और फिर आफ्टर 15 डेज मुझे समझ आया कि किस तरीके से रिमोट जो है वो फंक्शन करता है, एंटीना का काम क्या होता है, और कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को मैं अगर साथ में अलाइन करूँगा तो ये कार अच्छे से फंक्शन करेगी। तो वो सारे मैकेनिज़्म को मैंने ट्रायल और एरर से सीखा, और बेसिकली आफ्टर 20 डेज मैंने मेरी पहली रिमोट कंट्रोल कार बनाई। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब मुझे लगा यार मैंने कुछ किया, ठीक है। और ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये सब चीज़ें एक 11 साल का बच्चा खुद से फिगर आउट कर रहा है और उसे कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारी जो लर्निंग हो रही थी उस टाइम ये बस
ऑब्जर्वेशन से और ट्रायल और एरर से और जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को परस्यू करके हो रही थी। बट आफ्टर दैट हुआ क्या कि मैं जैसे जैसे रेगुलरली स्कूल जाने लगा, मुझे थोड़ा समझ आने लगे कि दुनिया किस तरीके से फंक्शन करती है। तो फिर स्कूल में एक चीज़ होती थी कि हमारे जो टीचर थे ना, वो हमसे फॉर्मूलाज को लर्न करके लेते थे डेली बेसिस के ऊपर। मतलब हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी होती थी कि हर रोज़ जब तुम स्कूल में सुबह आओगे तो पहला जो पीरियड होता था वो मैथ का होता था। और मैथ के पीरियड में हमारी जो टीचर थी उनका ऐसा था कि सारे बच्चे फॉर्मूलाज को लर्न करके आएंगे और मुझे सुनाएंगे। तो बेसिकली इनिशियली तो मैं फॉलो नहीं करता था, मैं बोलता था मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या लाइक हाँ चलो ठीक है कर लेंगे, बट इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर टीचर क्या करती थी, अगर कोई फॉर्मूलाज लर्न करके नहीं आया तो फिर उसे पनिश किया जाएगा, उसे मारा जाएगा, ठीक है, और उसे सारे क्लास के सामने बेइज्जत किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा सारे फॉर्मूलाज को रट के आता है, समझ के आता है, अंडरस्टैंड करके आता है, तो उसको टीचर चॉकलेट देती थी। तो फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि मैं इनिशियली तो नहीं करता था, लेकिन फिर मैं देखता था मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको चॉकलेट मिल रहे हैं, और फिर मुझे क्लास में बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे मार भी खानी पड़ रही है। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, मुझे भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उन फार्मूलाज को रटना स्टार्ट किया। मैं जब भी घर आता था मैं सबसे पहले एक चीज़ करता था, मैं उन फार्मूलाज को रटता था। फिर ये जो सारा बनाने का सिस्टम था, ठीक है, ये गाड़ी बनाओ, ये सब धीरे धीरे मैं भूलने लगा। मैं उस नई दुनिया में फिर धीरे धीरे अपने आप को सेटल करने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मैं सारे फार्मूलाज रोज़ लर्न करके जाता था स्कूल में, और उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता था, क्योंकि मैं बोलने में हमेशा अच्छा था। और हर रोज़ मुझे स्कूल में चॉकलेट मिलता था। और फिर ये जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे बनने लगा। मैं देखता था बाकी के मेरे फ्रेंड जो है वो डांट खा रहे हैं, ठीक है, उनको मार पड़ रही है, और मेरे को चॉकलेट्स मिल रही है, लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं। और फिर मैं इन फार्मूलाज को और ज़्यादा रटने लगा, और ज़्यादा इनको और ज़्यादा मेमोराइज़ करने लगा, और ये प्रोसेस चला। लेकिन उस प्रोसेस में एक चीज़ हुई, वो ये था कि मेरे अंदर फेल होने का एक फियर बैठ गया। मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार अगर कहीं मैं गलत हो गया तो मुझे मार पड़ेगी, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर दिया तो मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा, अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया तो टीचर मेरे पे चिल्लाएगी, आसपास के लोग जो है वो मुझे जज करेंगे। और ये जो फियर था ना फार्मूलाज से, ये फार्मूलाज से हट के फिर लाइफ के धीरे धीरे बाकी एस्पेक्ट में भी फैलने लगा। फिर मेरे जो घर में भी फिर वैसे ही चलता था, ये मत करो, वो मत करो, ये मिस्टेक अच्छी, ये चीज़ें करना अच्छा नहीं है, वॉट एवर इट इज़। स्कूल में भी वही हुआ। और अब देखो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। पहली जो चीज़ थी ना, जब मैंने ट्रायल और एरर से चीज़ों को किया, मैं बहुत बार फेल हुआ। वो जो 20 दिन की जर्नी थी, उसके बाद मैंने एक चीज़ फिगर आउट की और मैंने मेरी पहली रिमोट कंट्रोल कार बनाई और उसे चलाया। उसमें बहुत बार फेल हुआ, लेकिन मैंने ट्रायल और एरर से और ऑब्जर्वेशन से और अंडरस्टैंडिंग से सीखा। तो वहाँ पे एक्चुअल लर्निंग हुई। और जो सेकेंड केस थी ना, वहाँ मुझे लगा कि लर्निंग हुई। वहाँ मैंने कभी भी ये नहीं जाना कि वो फार्मूलाज किस तरीके से काम करते हैं, अगर जो भी फार्मूला है वो इसी तरीके से स्ट्रक्चर क्यों किया गया, या इन फार्मूलाज का रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, मैंने कभी भी उन चीज़ों को अच्छे से जाना नहीं, मैंने उनको कभी समझा नहीं, मैंने बस उसे रटा। ठीक है, लेकिन मुझे लगा लर्निंग हुई, आसपास के लोगों को लगा लर्निंग हुई। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि जो पहली चीज़ थी ना, वहाँ मेरे पास फेल होने का ऑप्शन था, वहाँ मेरे पास फेल होने की अथॉरिटी थी, फ्रीडम था। लेकिन जो सेकंड केस था ना, उसमें फेल होने का कोई चांस नहीं था, फेल होने का फ्रीडम मुझसे छीन लिया गया। और स्कूल ने हमेशा यही किया है, कॉलेजेस ने हमेशा यही किया है, एजुकेशन सिस्टम ने हम सब के साथ ये चीज़ की है कि हम सभी लोगों से फेल होने का फ्रीडम छीन लिया गया। अब इससे क्या हुआ,
जब मेरी पूरी स्कूल ख़त्म हुआ और मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मैंने खुद से एक चीज़ प्रॉमिस की, वो ये है कि भाई अब बस हो गया, ठीक है, अब मैं अथॉरिटी को नहीं फॉलो करूँगा, अब मैं थक गया हूँ इन सारी चीज़ों से, अब मेरे को मेरी चीज़ बनानी है। और फिर मैं एक्चुअली लिटरली 3 साल गए वो जो फियर ऑफ फेलियर है उससे बाहर आने के लिए। आफ्टर 10th, फर्स्ट 11th 12th एंड देन फर्स्ट ईयर, 3 साल लगे मुझे फिर से अपने आप को हासिल करने के लिए, फिर से अपने आप को पाने के लिए, उस बच्चे को फिर से जगाने के लिए जो कि फेल होने के लिए रेडी है। एंड देन आई स्टार्ट बिल्डिंग अगेन सम। मैंने फिर सोचा यार अब मैं खुद का बिजनेस बनाऊंगा, ठीक है, और फेल हुआ तब भी चलेगा, लेकिन हाँ मुझे ट्राई करना है। फिर मैंने मेरा पहला बिजनेस बनाया, मैं फेल हुआ। मैंने दूसरा बनाया, मैं फिर से फेल हुआ। मैंने फिर तीसरा बनाया, मैं फिर से फेल हुआ। एंड देन आई फाइनली बिल्ड माई 4th बिजनेस जहाँ मेरे को सक्सेस दिखा। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, या जो सोसाइटी है, इसने हम लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि फेल होना इसे बहुत बड़ी गलती माना जाता है, इसे एक मिस्टेक माना जाता है। इसकी वजह से लोग कभी भी नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो वो अपने आप को इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं कि वो सक्सेसफुल बाद में हो सके। तो होता क्या है ना कि मैंने देखा मेरे आसपास भी, मेरे साथ भी, कि जब आप इस सारे सिस्टम से होके आते हो ना, और उसके बाद आप जब बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर होते हो और ट्राई करते हो खुद का कुछ बनाने का, और अगर आप फेल होते हो तो फिर आसपास के लोग आपको जज करते हैं। आप खुद अपने कैपेबिलिटीज़ को जज करते हो, ठीक है, आप खुद क्वेश्चंस करते हो खुद को कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हमको इस तरीके से पूरे स्कूल लाइफ में ट्रेन किया गया है कि अगर फेल हो गए तो आप अच्छे नहीं हो, आप खराब हो, ठीक है, ये खराब चीज़ है, ये शेमफुल चीज़ है। आप समझ रहे हो? इसलिए बहुत सारे लोग जो एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर बहुत अच्छा कर गए, उसके बाद जब वो बिज़नेस वर्ल्ड में आते हैं और अगर फेल होते हैं तो 1-2 फेलियर के बाद फिर कभी ट्राई नहीं करते हैं। इसका रीज़न है कि उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है फेल ना होने के लिए। तो ये जो स्टोरी है ना, ये मैं आप सबको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप ये चीज़ समझो, जब भी आप कोई भी बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो ना, तो ये अननोन चीज़ है। कोई भी नई चीज़ बिल्ड करना ये अननोन है, इससे पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सेवरल टाइम्स उसमें फेल होने वाले हो, ठीक है। ये सारे जो जर्नी होगी, लाइक सीखना और उसके बाद कुछ थोड़ा सा सक्सेस एंड देन बिग सक्सेस, इन सब के बीच बहुत सारे छोटे छोटे फेलियर्स होंगे उस रोड में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, वो उस अपने आप को अथॉरिटी या अपने आप को फ्रीडम ही नहीं दे रहे फेल होने का सेवरल टाइम्स। जैसे मैंने खुद को बहुत टाइम तक फ्रीडम दिया, 3 साल तक फ्रीडम दिया कि हाँ मैं फेल हो, एक नहीं चला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, और अगर ये भी नहीं तो इसके और एक, अगर वो नहीं तो उसके बाद एक और, कहीं ना कहीं तो मेरे को समझेगा कि मैं ट्रायल और एरर से सीखूंगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि हम सभी उस सिस्टम से गुजर के आए हैं या गुजर रहे हैं। तो उस जजमेंट से मत डरो, उस पेपर से मत डरो, वो जो डिग्री जो कह रही है कि आपकी ये कैपेबिलिटी है, आपकी ये औकात है, उससे मत डरो। आपका टीचर आपसे क्या कहता था उससे मत डरो, ये सोसाइटी क्या कहती है उससे मत डरो। ये समझो कि अगर लॉन्ग इनफ आप ये गेम खेलने के लिए रेडी हो, अगर आप अपने आप को फेल होने का चांस देने के लिए रेडी हो, नॉट जस्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बट सेवरल टाइम, और अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप हर फेलियर से सीखते हो, आप ट्रायल और एरर से सीखने के लिए रेडी हो, अपना ऑब्जर्वेशन यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके और इनफ नॉलेज गेन करके, अगर आप इनफ नॉलेज गेन करने के लिए रेडी हो, तो एक टाइम आएगा जब सक्सेस होगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना, वो हर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है जिसे फिजिक्स अलाउ करता है सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ फिजिक्स के लॉज में बैठती है, अगर फिजिक्स के लॉज को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, इसका मतलब उसका सोल्यूशन है। वी जस्ट डू नॉट हैव द इनफ नॉलेज अबाउट दैट थिंग, इसीलिए वो चीज़ अनसॉल्वेबल है।
तो जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या अगर आप कोई बिजनेस में अपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और अगर आप फेल हो रहे हो, तो मैं जस्ट यही कहूँगा कि अपने आप को एक और मौका दो, रुको मत, और कोशिश करो कि हर फेलियर से आप सीखो। देयर विल बी अ टाइम केम जब आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि कितना बड़ा सक्सेस होगा या क्या होगा, बट आई प्रॉमिस यू कि कुछ तो होगा, ठीक है। और ये देखो, आपकी चॉइस है, आप इस चीज़ को समझो, ये आपकी चॉइस है कि एक तो पूरी लाइफ आप जियो दूसरों के जजमेंट में, ठीक है, सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, और उसमें पूरा ज़िंदगी बिताओ, या तो एक टाइम अपने आप से सच कहो कि भाई बस हो गया, एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू डू, ठीक है। और मैं ये जो वीडियो है ना, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग नेचुरली जेन्युइनली अपने हर्ट से जानते हैं कि वो लोग दे आर नेचुरल बिल्डर्स। जैसे मैं जानता था कि बचपन से मेरे को अपनी चीज़ें बनाना पसंद है। आई हेट अथॉरिटी। आई नो आई बॉर्न फॉर दिस थिंग। आई नो कि अगर मैं ये चीज़ करता रहा और अगर मैं सेवरल टाइम्स भी फेल हुआ, ये मोर बेटर है रैदर देन 9 to 5 करने से। I know from my core that I born for this, and if I fail it's totally fine, क्योंकि वो जो कॉस्ट है ना उस लाइफ में जीने की, वो इससे बहुत बड़ी है, जो मैं नहीं चाहता हूँ भाई देना। और भाई एक चीज़ समझो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। जितनी ये बड़ी है उतनी ये छोटी भी है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अगर 20 के हो तो समझो 50 तक, तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास यहाँ खोने के लिए। इसलिए अगर मन है ना कुछ करने का तो करो, और जो जज कर रहे हो उन्हें करने दो, डजेंट मैटर। वैसे भी 100 साल बाद ना तुम रहोगे ना हम हैं, तो यहाँ किसी के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और किसी का कुछ करने से या ना करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे सब मिट्टी होने वाला है। तो कुछ छोटी सी विंडो मिली है जीने के लिए, ठीक है, तो कोशिश करना जो तुम जीना चाहते हो उससे खुल के जियो। वो जो करना चाहते हो उसे पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे लगन के साथ, और ठीक है ना, पूरे करेज के साथ करो। तो ये वीडियो बस उन लोगों के लिए था जो लोग फेल होने से डर रहे, ठीक है। मत डरो, डू व्हाट यू वांट टू डू, गो फॉर इट।